आज की तारीख आपकी हो जाएगी 29 तारीख है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 रहेगा। कोर्स कोड आपको पहले ही बताया जा चुका हुआ है इसका। मेरे ख्याल से कोर्स कोड इसका EE समथिंग करके, मैं एक बार चेक करके आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। इसका कोर्स कोड है आपका EE505-N। EE505-N, ठीक, चलिए बढ़िया। अभी इस कोर्स के दौरान जो हम चैप्टर नंबर 1 है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स जो भी सारा कुछ है वो देख रहे होंगे। कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स कैसे होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर का कंसेप्ट हम लेके आएंगे कि आखिर वो चीजें होती क्या चीज हैं और कैसे काम करती हैं। इसमें हम हार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरीके से काम करता है वो हम सारा कुछ देख रहे होंगे। चैप्टर का जो कोड है वो नीचे लिखा हुआ है PE1, यानी कि आपका सब्जेक्ट कोड हो जाएगा ये। फिर चैप्टर नंबर 1, यानी कुछ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम लिखा है ऊपर में, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, आपके सिलेबस में ऐसा ही है। लेक्चर 1 पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, और रिवीजन 1, यानी कि ये लेक्चर का एक रिकॉर्डिंग पहले से ही ड्राइव में अपलोडेड है और ये आपको दोबारा बताया जा रहा है। अगर पहले से अपलोडेड नहीं होगा तो रिवीजन 1 उसमें नहीं आएगा। इसी सीक्वेंस में आपके सारे हैंडआउट्स होंगे और सारे वीडियोस आपके ड्राइव में अपलोडेड रहेंगे, उससे देख लें। बुक्स भी आपको पहले ही बताई जा चुकी है। या तो आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय डॉक्टर PS भिमरा रीड कर सकते हैं, खन्ना पब्लिशर्स की, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सर्किट्स एंड एप्लीकेशन मोहम्मद रशीद, MH रशीद की बुक भी आप फॉलो चाहें तो कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही बुक फॉलो कीजिएगा। अगर आपके पास सुविधा हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि भिमरा परचेज कर ले, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। MCQs के लिए भी काफी अच्छा रहता है, साथ में MCQs भी इसमें दिए गए हुए होंगे। दोनों किताबों के लिंक आप तक पहुंचा दी गई हुई है। नाउ अब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करते कैसे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जो कि कंडक्ट करेंगे। कंडक्ट का मतलब कि चार्जेस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, यूजुअली वो हीट का भी गुड कंडक्टर होता ही है। तो सारा का सारा एक जैसा ही मिला हुआ टर्म है। तो कंडक्टर इसको बोले जो कंडक्ट करेगा। दूसरा जो कंडक्ट नहीं करता है, आप उसको इंसुलेटर बोलते हैं या बैड कंडक्टर बोलते थे पहले, अब इंसुलेटर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। बैड कंडक्टर जो कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, गुड, कोई बात नहीं। तो इसके बीच में कौन सा टर्म आना चाहिए, कोई बता सकता है मुझे? रोल नंबर 12, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्यों? क्योंकि सर उसको कभी कभी अपने चार्ज देंगे तो वो कंडक्ट करेगा, नॉर्मल स्थिति में कंडक्ट। ओके, कंडक्टर का मतलब मैं मान लेता हूं कि कॉपर की एक पट्टी, ठीक है ना, Cu वायर, कॉपर की वायर गुड कंडक्टर कहलाएगी। बात से सहमत है? यस सर। ओके, बैड कंडक्टर में मैं ले लेता हूं एक प्लास्टिक रोप। ये बात सही है? यस सर। तो एक जो है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 ओम है, आइडियली हम मान के चल रहे हैं, और एक का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो बीच में आप क्या रखना चाहोगे? ना जीरो रेजिस्टेंस ना इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कंडक्टर में आपको अपोज नहीं किया करंट फ्लो कराने से, इंसुलेटर में आपको पूरे का पूरा अपोज किया, तो बीच में रजिस्टर आना चाहिए ना दोस्त। रजिस्टर जो कि थोड़ा बहुत अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस जो होगी वो 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में रही होगी, दैट इज अ रजिस्टर आल्सो। तो रजिस्टर क्यों नहीं कह सकते? होना तो यही चाहिए, लेकिन ये क्लासिफिकेशन जचता नहीं है। हालांकि ये सही क्लासिफिकेशन में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम मटेरियल्स को ऐसे क्लासिफाई करेंगे तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को भी हम रजिस्टर ही बोल बैठेंगे, क्योंकि कंडक्टर एक ऐसा रजिस्टर है जिसके पास 0 ओम है, इंसुलेटर एक ऐसा रजिस्टर है जिसके पास इनफाइनाइट ओम रेजिस्टेंस है। तो ये बात कुछ जमी नहीं, इसको हम थोड़ा और रिफाइन करके चलते। रिफाइन करने से पहले हम एटॉमिक मॉडल्स देखेंगे। एटॉमिक मॉडल, ये एटॉमिक मॉडल एक बार में हमारे पास नहीं आया। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च कर करके धीरे धीरे हमारे पास जो आज जो हम मटेरियल को जानते हैं, जो एटम को जानते हैं, वो आज हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल कहलाता है। उससे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उससे पहले अलग अलग आए।
अलग अलग साइंटिस्ट जैसे कि जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, इन लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की शोध वोध करी, तो बताया हमारे पास। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो बोह्स एटॉमिक मॉडल रहेगा, बोह्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिसको मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी बोल रहे होंगे। इस मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में न्यूक्लियस है, NuCleus, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन साथ में रहेंगे। इन दोनों का मास सेम रहेगा, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे थे, इसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल पी से लिखता हूं मैं इसको पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से लिखता हूं पॉजिटिव चार्ज। ये पी और एन अलग अलग कहानी रहेगी, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। दिस इज प्रोटॉन ओनली एंड न्यूट्रॉन ओनली। जो सामने घूम रहे होते हैं इधर तरीके से, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा और ऊपर ही खींच लेता हूं, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो 1700 गुना कम होता है प्रोटॉन की मास, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 1736 के आसपास कुछ कम होता है अप्रोक्सीमेटली, और ये आपको दे देगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक निगेटिव चार्ज हम मान के चलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव क्यों बोला गया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव क्यों बोला गया, ये सारी की सारी हिस्टोरिकल कहानी है। पहले के लोग ऐसा मान के नहीं चल रहे थे, बस अपोजिट चार्जेस मान के चल रहे थे। लेकिन जब हमारे एक साहब आए, उनका नाम था, किसी ने पता है बिजली की शोध करी किसने, किसने सर्च किया था इलेक्ट्रिसिटी को, कोई आइडिया? किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को नहीं? एडिसन सर। ना, एडिसन ने तो लाइट बल्ब का आविष्कार किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन। हाँ जी, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, उन्होंने पहली बार ऐसा बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नाम होता है। मॉडर्न की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। अगर पूरे इतिहास को देखने जाएं तो वेद पुराणों में इसका डिस्क्रिप्शन है, और कई सारे हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको ऋषि मुनि बोलते हैं, उसके पास भी नॉलेज था। हाँ, उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है कि उन्होंने क्या बात कही, कैसे बात कही। लेकिन हम डायरेक्ट यही नहीं कह सकते बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहले इलेक्ट्रिसिटी का नाम ही नहीं था। अरब साइंटिस्ट काफी लोग थे उस जमाने में, अरब में काफी साइंटिफिक प्रगति हुई थी, इंडियन काफी प्रगति कर रहे थे। लेकिन हम जो भी अभी बात करेंगे, हम मॉडर्न साइंटिफिक वाली ही बात करेंगे, यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा पढ़ाई गई है। बाकी शोध करना आपका भी काम रहेगा। तो उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ऐसा बोला था कि अगर मैं कोई मटेरियल लेता हूं, मटेरियल का नाम रखा गया एक्स, दूसरा मटेरियल लेता हूं वाई, तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो अपनी चार्जेस को जल्दी से दूसरों को दे देते हैं। उनका नाम अभी कुछ नहीं रखा था, चार्जेस का नाम ऐसा बोले कुछ दे देते हैं, क्या देते हैं पता नहीं था। फ्रिक्शन से यूजुअली ये देखा गया था, यानी कि ग्लास रॉड पे सिल्क का कपड़ा घिसते हैं तो वो सब ट्रांसफर हो जाती है चार्जेस। तो एक्स पे कुछ घिसा तो एक्स से वो वाई में चला गया, तो जो चीज गया तो हम बोलेंगे कि एक्स में वो चीज कमी हो गई, तो एक्स हो गया निगेटिव, और वाई में गया तो वाई हो गया पॉजिटिव। तो ये हो गया करंट का कॉम्बिनेशन। ये करंट कॉम्बिनेशन से आ गया तो अपोजिट डायरेक्शन में मानना गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस तरह से फ्लो कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एक्स से जो कुछ भी जा रहा होगा वो इलेक्ट्रॉन ही जा रहा होगा, कि जो बाहर बैठा हुआ है, अंदर का न्यूक्लियस उड़ के नहीं जा रहा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क रहा। उससे पहले जो लोग थे वो लोग ये मान के बैठे थे कि अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज, रदरफोर्ड के हिसाब से ही कहानी आ गई थी कि पॉजिटिव चार्जेस है और आजू बाजू में निगेटिव चार्जेस हैं। तो वो लोगों ने एक स्ट्रक्चर लेके चलते रहे, सारा का सारा ये हिस्ट्री में आ जाता है। इसको फ्लो इलेक्ट्रिसिटी में हम जो नॉर्मल फ्लो लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो में आता है, इलेक्ट्रॉन को निगेटिव फ्लो बोलते हैं, प्रोटॉन को पॉजिटिव फ्लो लेते हैं। तो दिस ऑल हिस्ट्री, इसमें कोई लॉजिक नहीं था। अभी इसमें क्या है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, या सॉरी कुछ मटेरियल्स जो हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उनमें एक से ज्यादा रिंग्स बनते हैं, यानी कि सेंटर न्यूक्लियस बन गया, रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3। इनको हम इनके ऑर्बिट्स बोलेंगे। KLM के नाम से भी जाना जाता है, अलग अलग कहानियां हैं जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी। जो D2D वाले बच्चों ने नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, 12th क्लास की फिजिक्स की बुक आपको बता दी गई हुई थी कि किसमें ऐड किया हुआ है। आप एटॉमिक मॉडल वहां से उठा के पढ़ सकते हैं, इसीलिए आपको ऐड किया गया हुआ है। नाउ जो सबसे बाहर वाला शेल रहेगा, इसको शेल भी बोल सकते हैं, हम शेल बोलेंगे इसको, शेल बोले, ऑर्बिट बोले, जो भी कहानियां हैं। जो सबसे बाहरी वाला कक्षा होगा, जैसे हम यहाँ पे 3 नंबर देख रहे हैं, आउटर मोस्ट,
इसके बाहर कुछ नहीं होगा, यानी कि सबसे लास्ट रिंग रहेगी। आउटर मोस्ट वाले को हम बोलते हैं वैलेंस शेल बोल सकते हैं, सबसे बाहरी शेल है इसलिए इसको वैलेंस शेल बोलेंगे। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो हैं, मैं स्क्वायर बॉक्स में कर रहा हूँ, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो बाहर होता है उसकी एनर्जी स्टेट हाइयर रहती है अंदर वाले की, जो अंदर में बैठा है वो कम एनर्जी लेके बैठा है। एनर्जी को आप गुस्से से मान लीजिए, जो बच्चा अपने माँ बाप से गुस्सा नहीं करेगा वो अपने माँ बाप के साथ बैठा हुआ है, न्यूक्लियस को माँ बाप मान लें, तो जो के में बैठा हुआ है 1 नंबर रिंग में बैठा हुआ है वो बहुत कम एनर्जी का है, कोई गुस्सा नहीं है, उसको माँ बाप से अलग करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। जो 3 नंबर में बैठा हुआ है माँ बाप से गुस्सा है, दूर बैठा हुआ है, काफी एनर्जी स्टेट में, अब जरा सा उसको बहाना दो कि चल चल जब बॉम्बे ले चलते फिल्म में काम देंगे, तो तुरंत वहां से निकल जाएगा और अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा। तो ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ मटेरियल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफी आसान होता है, कुछ मटेरियल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मैं कहानी लूं कॉपर की, जो कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना काफी आसान हो जाता है। और वुड में से, लकड़ी ले लूं, अगर वुड ले ले, प्लास्टिक ले ले, इसमें से निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप कॉपर को एक प्लेट मान के चलें जिसके अंदर में कई सारे न्यूक्लियसेस बैठे हुए हैं, मैं सेंटर में न्यूक्लियसेस बना रहा हूँ ब्लैक डॉट्स को लेके, ब्लैक डॉट्स विजिबल हो रही हैं जय? यस सर। ओके, इसके चारों तरफ मैं रेड कलर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का वो बाउंड बना देता हूँ। अंदर वाले बनाने की भी आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि निकलने वाले तो बाहर वाले ही हैं। तो हर एक डॉट एक पेरेंट न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ अपना इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो एक एक एटम इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब एक कॉपर की प्लेट होगी मेरे पास में, सीयू प्लेट है, तो ये रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास में इसके पास इतनी एनर्जी होगी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका साथ छोड़ के निकल चुका होगा, लेकिन ये पूरी सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को छोड़ के बाहर नहीं जाने वाला है। तो क्या करेगा, ये ग्रीन कलर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको, ये अंदर में इसके चक्कर काट रहा होगा, कभी 1 के, कभी 2 के, कभी दूसरे के, कभी में। क्या पोजीशन होगी, कैसा मोशन होगा हमें नहीं पता है, इसको हम रैंडम मोशन बोल सकते हैं, ब्राउनियन मोशन बोल सकते हैं, रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन बोल सकते हैं। जब रैंडम काम कर रहा होगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है अपने पेरेंट को छोड़ के रूम टेम्परेचर पे घूम रहा है, तो जरा सा इधर से झटका लगेगा, यानी कि लेफ्ट साइड से किसी ने धक्का मारेगा तो राइट साइड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकल जाने की शक्यता यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। और यही कारण है कि कॉपर को गुड कंडक्टर कहा जाता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पेरेंट न्यूक्लियस से बंधे हुए नहीं है, अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ के दूसरी जगह चक्कर काट रहे होंगे, आवारों की तरफ घूम रहे होंगे, और यही आवारापन जो इनका है वो इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन का कारण बनेगा। दूसरी तरफ वुड को अगर ले कहानी में हम, तो वुड के जो न्यूक्लियसेस रहेंगे उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं वो इतने टाइटली बाउंड रहते हैं कि आप इसमें कितनी भी टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाना नहीं कि हीट देना, आप इसको गर्म कर रहे होंगे, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिर भी ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम को जल्दी छोड़ेंगे नहीं, जल के भस्म हो जाएंगे, अपना मटेरियल स्टेट चेंज कर देंगे, सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस बदल जाएंगे, राख बदल जाएंगे, अलग अलग मटेरियल अलग अलग बिहेवियर करेंगे, लेकिन कंडक्ट नहीं करेंगे। दे विल डाई rather than to exhibit electrical properties, इलेक्ट्रिक। तो डाई इलेक्ट्रिक शब्द यहां से आता है। तो इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक काफी मिलता जुलता टर्म है, हम मैग्नेटिक्स में डाइलेक्ट्रिक पे और ज्यादा डिस्कशन करेंगे, तो इसको नाम खाली ध्यान रखिए, इट विल डाई rather than to exhibit, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दिखाने से पहले। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कंडक्टिविटी जो कॉपर के अंदर में है, कंडक्टिविटी ये दिखाने से पहले वो मर जाएगा, इसीलिए इसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है मटेरियल्स का टेम्परेचर पे उसकी कंडक्टिविटी डिपेंड कर सकती है,
राइट हैंड साइड में जो वुड है, लकड़ी है, उसको कितना भी तापमान दीजिए वो अपना पेरेंट एटम छोड़ने वाला नहीं है। लेफ्ट साइड में बिना टेम्परेचर दिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस वो छोड़ के बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कोई बीच का मटेरियल भी रहा होगा हमारे पास में जो कि थोड़ा टेम्परेचर देने पे, टेम्परेचर सपोज दैट यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा कर देता हूँ फिर भी ये मर जाएगा, इसको टेम्परेचर थोड़ा ही सा देना है, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस हम मान के चल लें, ये भी कंडक्ट करेगा। तो ना ही ये कॉपर की तरह गुड कंडक्टर है, कॉपर विल बी कॉल्ड एज ए गुड कंडक्टर। हालांकि आज के बाद हम गुड कंडक्टर ना बोल के कंडक्टर ही शब्द बोल रहे होंगे। ना ही वुड की तरह ये परफेक्ट इंसुलेटर है, ये कंडक्ट तो कर रहा है बट अपने मन से नहीं कर रहा है, इसको मारना पीटना पड़ा, टेम्परेचर देना पड़ा, इसलिए इसको बोलेंगे सेमी कंडक्टर। ये कुछ लोग सेमी बोलते हैं, कुछ लोग सेमाई बोलते हैं, आपको जैसा बोलना है, सेमी कंडक्टर। यानी कि एक ऐसा मटेरियल जो रूम टेम्परेचर पे एक्टिवेटेड नहीं होगा, इट विल नॉट शो एनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, बट व्हेन इट्स टेम्परेचर राइजेस इट विल शो सम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसे मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर्स बोल रहे हैं। तो फिर ये बात जो रही एक साइंटिफिक बात नहीं रही, इसको हमें इंजीनियर की भाषा में तब्दील करना पड़ेगा इनका क्लासिफिकेशन को लेकर। हम क्लासिफाई करते हैं इनको एनर्जी बैंड गैप पे। एनर्जी बैंड गैप पे हमारा जो एक्स एक्सिस है उस पे हमने अलग अलग मटेरियल्स ले रखे हैं, और जो वाई स्टेट है उसमें हम एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं, ई को। अगर हम मेटल्स को लेके चले तो मेटल्स में आप देखें रेड वाला जो बैंड है, जो रेड कलर का बनाया गया हुआ है, वो है मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का पूरा समूह। जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं, वैलेंस बैंड आपको याद होगा जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हमको लाल रंग से दिखाया गया है, अगर वो अपने पेरेंट को छोड़ के अवारों की तरफ घूम रहे होंगे तो उन अवारों बच्चों का ग्रुप हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में हम बोलेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपने पेरेंट एटम को छोड़ चुके हैं। वैलेंस बैंड में बोलेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटल में देखिए, मेटल्स यानी कि कॉपर और उसका पूरा का पूरा समूह, कॉपर, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, गोल्ड, अल्युमिनियम, सिल्वर, ये सारे के सारे इस ग्रुप में आ जाएंगे। बाकी कहानी आप जानते हैं मेटल्स किसको किसको बोलते हैं। रेगुलर में रोल नंबर 8 दिव्या, दिव्या का कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा ठीक है, रोल नंबर 1 नहीं है, अच्छा वो भी नहीं है यहाँ पे। किसको पकड़ा जाए? D2D रोल नंबर 5 चिराग, इनका भी रेस्पॉन्स नहीं है। ओके, D2D रोल नंबर 13। हाँ सर। हाँ दोस्त, क्या चिराग ने बोला अभी? ओके चिराग, चिराग बताइए ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर पे? ऐसा कोई मेटल है जो कंडक्टिविटी तो करता हो, मेटल है लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है? सर मर्क्यूरी। हाँ इसका, हाँ इसका एटॉमिक सिंबल क्या आएगा, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पीरियोडिक टेबल में, किस अक्षर से? जानकारी है? बोलो। के नहीं, के से नहीं, Hg से दोस्त। मर्क्यूरी सर पीबी। नहीं, पीबी लेड होता है दोस्त, वो अलग मटेरियल है। ओके और सर। जो कांच होता है, कांच को लेड नहीं बोलते हैं, कांच सिलिका से बनता है, जिसको दर्पण बोलते हैं, आपकी खिड़कियों में लगा होता है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेड इज अ डिफरेंट थिंग। लेड एक अलग मटेरियल है, मेटल है, एक अलग, सॉरी मेटल नहीं, एक अलग एलिमेंट है। Hg यानी कि मर्क्यूरी, Cu यानी कॉपर, Au यानी एरम यानी कि गोल्ड, Ag यानी अर्जेंटीनियम यानी कि सिल्वर। हम आगे देखेंगे थोड़ी देर। तो यहाँ पे देखिए कि मेटल्स में यानी कि रूम टेम्परेचर पे एनर्जी लेवल हम बैंड यहाँ पे मान के चल रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे ही कहानी करी, यानी कि आपको कितना ऊर्जा देना पड़ेगा लाल वाले डब्बे से ब्लू वाले डब्बे में ले जाने पे। लाल वाला डब्बा क्या है, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स है, उनको ब्लू वाले डब्बे में यानी कि फ्री करने में कितनी ऊर्जा लगेगी? आप देखिए ऊपर में हमने डिस्कशन किया कि कॉपर में आपको कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, अपने आप वो फ्री हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ किससे, ग्रीन कलर।
ये जो ग्रीन कलर का बॉन्ड देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओवरलैपिंग करके बैठा हुआ है। रूम टेम्परेचर पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा में हैं वो खुद ब खुद फ्री होके बैठे हुए हैं, ऐसों को हम बोलेंगे मेटल्स। ये ध्यान रखेंगे, जब हमारा थ्योरी एग्जाम होता था, यानी कि 5 मार्क्स वाला जो सब्जेक्टिव एग्जाम आप रेगुलर देते थे, उसमें ये पूछा जाता था कि एनर्जी बैंड गैप को थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए कि क्या होता है, कैसे होता है। इंसुलेटर पे अगर आए हम तो देखिए कि बैंड गैप काफी ज्यादा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कहानी क्या होती है हम बाद में एक बार डिस्कस और करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट देने में जो ऊर्जा लगती है उसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए जितनी आपको एनर्जी देनी पड़े वो 6 गुना होगी, तो उसको हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। वोल्ट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को बोलते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हो जाएगी वो मेरी वॉट में कैलकुलेट हो जाएगी, एनर्जी में जूल्स में कैलकुलेट हो सकती है, सॉरी वॉट में नहीं, जूल्स में। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू जूल्स, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाद में हम, इक्विवेलेंट टू जूल्स करेंगे, यूनिट इसका रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक तरफ मेटल है जिसमें आपको ऊर्जा देने की आवश्यकता ही नहीं है, खुद ब खुद लाल डब्बे से ब्लू डब्बे में, यानी कि आउटर मोस्ट डब्बे से कंडक्शन डब्बे में चला गया है। इंसुलेटर्स में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, हो सकता है उससे पहले वो जल भन के खत्म भी हो जाए, लेकिन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ये बात तय है। सेमीकंडक्टर्स में आप ध्यान देंगे कि ऊर्जा कम देनी पड़ रही है, बहुत कम एनर्जी है। ये एनर्जी ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम में रहती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी काफी ज्यादा ऊर्जा हो गई, आपको अभी अंदाजा नहीं लग रहा कि एक इलेक्ट्रॉन को कितना ही देना पड़ जाएगा, लेकिन आप समझिए दोस्त कि आप लोहे के एटम से उसका 1 इलेक्ट्रॉन छीन रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन छीनते ही न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बाहर निकल के निगेटिव हो जाएगा और बहुत तगड़ा अट्रैक्शन लगेगा। यही कहानी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर ये जो प्लेट है जिसमें से हमने बोला था कि ये अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे, लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन की इच्छा हुई कि मैं बाहर निकल जाऊं, तो जैसे वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ये पूरी की प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन बाहर निगेटिव चार्ज रहेगा। कूलम्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तगड़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन वापस अंदर खींच लिया जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन अपने सरफेस को छोड़ के बाहर निकलेगा नहीं, अंदर में चक्कर काट रहा होगा, वो अलग कहानी रहेगी। इस बात को ध्यान से देखें, रखेंगे। तो ये रहा मेरा एनर्जी बैंड गैप के आधार पे क्लासिफिकेशन। अभी इसमें कहानी अभी और ऐसा हम जोड़ सकते हैं कि इसके हम एनालिसिस और क्या करें, यानी कि किस तरीके से ये सारे के सारे काम करेंगे, क्या असर पड़ेगा इनके कंडक्टिविटी। हम अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले से ही ज्यादा तादाद में है, अपैरो यानी कि ज्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और फ्री होंगे, बॉन्ड टूटेंगे, उनके अलग अलग प्रकार के आपने बॉन्ड पढ़ रखा हुआ है बचपन में, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जो भी बॉन्ड। और आपने 12th क्लास में जो बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा फेस क्यूबिक स्ट्रक्चर, ऐसा डिप्लोमा वाला नहीं पढ़े तो मैं एक ब्रीफ खाली दे देता हूँ आपको। कहानी कैसे रहती है कि अगर कोई एटम यहाँ पे है तो आजू बाजू वाले के साथ ऐसा बॉन्ड बना के बैठ जाएगा, हो सकता है 3D में भी बना के बैठ जाए, ऐसा बना सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कॉर्नर कॉर्नर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर बीच में भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हो, यानी कि बॉन्ड यहाँ पे भी बन रही होगी, यहाँ पे भी बन रही होगी इधर से, इसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड। और इस डब्बे के अंदर सेंटर में एक इलेक्ट्रॉन हो, एटम होगा, और उसके चारों तरफ दूसरे एटम्स बैठे होंगे, उसको हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। एक बार खाली ध्यान करके देख लीजिएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर एफसीसी एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बीसीसी बोलते हैं। ये कहानी किसी भी केमिस्ट्री के बुक में आपको इजीली मिल जाएगी। अब यहाँ पे कैसे समझाया जाए आपको, डिप्लोमा वाला भी कुछ कहानी क्लियर हो रही है, कहीं डाउट तो नहीं है दोस्त जो भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं? चलिए गुड है। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? वैलेंस बैंड में ज्यादा है। हम कंडक्शन बैंड की भी बात कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड में तो ज्यादा थे ही, अब वो रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड से उठ के वैलेंस बैंड में चले गए। तब हम सारी जो कहानी होगी वो वैलेंस बैंड की कहानी हो रही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज्यादा हैं? तो वीबी यानी कि वैलेंस बैंड में बैठे हैं। तापमान बढ़ाने से क्या होगा कि इनके बॉन्ड टूटेंगे। बॉन्ड कैसे? यहाँ पे जैसे कि कार्बन का बॉन्ड लेके चलें तो कार्बन 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 ऐसा बॉन्ड बना के बैठता है वो, इस तरीके से। तो कार्बन के बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और वो भागा दौड़ी करेंगे। जाहिर सी बात है तापमान बढ़ाते ही
ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और इंक्रीज हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इंक्रीज हो चुकी हुई है, एक सेकेंड होल्ड करना, मेरा कॉल आ रहा है। ओके ठीक, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पहले से थे, तापमान बढ़ाए गए, बॉन्ड टूट गए, बॉन्ड ब्रेक हुए तो इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा हो गए। कौन बताएगा? रोल नंबर 17 D2D मंथन। यस सर। अब बताइए दोस्त कि इलेक्ट्रॉन्स पहले से ज्यादा थे, टेम्परेचर बस। बढ़ाने से बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ गई, तो अब जो होगी कंडक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है दोस्त। कहानी ऐसा समझिए कि एक कमरे में 100 लोग बैठे हुए हैं, डीजे रूम, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, काफी सारे लोग हैं। बाहर निकलने का जो दरवाजा है उसमें से एक बार में 10 लोग निकल सकते हैं और अंदर में 100 लोग बैठे हुए हैं। मैं अगर धीरे धीरे एक एक आदमी को पिन मारता जाऊं, चलो निकलो, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, एक एक आदमी निकलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एक बार में 10-10 लोगों को पिन मार सकता हूँ, चलो 10 लोग एक साथ निकलो, 10 लोग एक साथ निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने एक साथ 50 लोगों को पिन मार दिया तो कितने लोग बाहर निकलेंगे इस दरवाजे से दोस्त? मंथन, कोई आइडिया? 10 ही निकलेंगे। क्यों 50 नहीं निकलेंगे? आपने 50 को तो पिन मारा था। वैसे जगह 10 की है ना सर। 10 की है। आपको लगता है कि 10 निकल पाएंगे? भगदड़ नहीं, नहीं वो मच जाएगी? हाँ वो भी है सर। हाँ, तो जैसे ही आपने 50 लोगों को पिन मारा होगा, वो 50 जाग जाएंगे, सब बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उसमें एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन खाएंगे, रगड़ खाएंगे, और जो 10 निकल रहे थे वो 10 भी ना निकलेंगे, और मान 8 निकलेंगे, या उससे हो सकता है कि 7 ही निकलेंगे। इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा, एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगे और एक दूसरे को बाहर निकलने नहीं देंगे, और फ्रिक्शन से क्या होगा? हल्ला गुल्ला होगा। जो बाकी के 50 जिनको आपने पिन नहीं मारा था वो भी एक्टिव हो जाएंगे, उनको भी धक्का मुक्की लगेगी, वो भी जग जाएंगे। फिर क्या होगा कि और 50 के बदले 60 जगेंगे, 60 जगेंगे, फिर क्या होगा? और धक्का मुक्की होगी, वो 7 से घट के 6 हो जाएंगे, फिर और धक्का मुक्की होगी। ऐसा करते 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 क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे अब 10 निकलने के बजाय 1 या 2 ही आदमी निकल रहे होंगे, उससे ज्यादा कोई निकल नहीं पाएगा। यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे एक तरीके से एनालॉजी में लेके चलना है कहानी पे, कि जैसे ही हम कंडक्शन में जो कंडक्टर्स हैं, जैसे कि मेटल्स हैं, कॉपर है, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा है, तापमान बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की क्षमता बढ़ती है, लेकिन फ्रिक्शन बढ़ जाता है, फ्रिक्शन भी काफी बढ़ जाएगा, और जो करंट आउटपुट है वो काफी कम हो जाता है। करंट कम हो गया यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा था, V = I, ओम्स लॉ याद होगा सभी को। तो आखिर ये रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा? तो फ्रिक्शन के कारण रेजिस्टेंस बढ़ा। तो एक ऐसा मटेरियल मेरे पास है, कॉपर इज सच मटेरियल, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ गया था और करंट में कमी आई थी। क्यों कमी आई थी? वो फ्रिक्शन के कारण है, आपको पता चल गया। तो इस रिलेशनशिप को बताने के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्फा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये किसका कोएफिशिएंट हम बता रहे हैं? तापमान से जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस का। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इस बात को हम ध्यान में लेकर चलेंगे। तो इसका अल्फा क्या होगा? हम पॉजिटिव बोलेंगे कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ में रेजिस्टेंस बढ़ गया, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। वहीं पे अगर मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करूं या इंसुलेटर्स की बात करूं, दोनों में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो काफी कम थे, इसमें तो थे ही नहीं, ऐसा बोल सकते हैं। सेमीकंडक्टर में भी नहीं थे और इंसुलेटर में तो आने वाले भी नहीं है, वो जल के खत्म हो जाएंगे फिर भी नहीं आएंगे, वो तो मान के चलने के किस्मत तो है ही। सेमीकंडक्टर में आ सकते थे लेकिन गर्म करने पे। तो क्या होगा, जैसे जैसे आपने, हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, आपने टेम्परेचर राइज किया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगे? फ्रिक्शन करेंगे, दे विल डू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन करेंगे तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, रगड़ खाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फिर से क्या होगा? यही लूप चलता रहेगा। सेमीकंडक्टर में पहले से इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे उसके कंडक्शन बैंड में, ऊपर वाले बैंड में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पहले नहीं थे, आपने टेम्परेचर राइज कराया, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़नी शुरू हुई। तो इस केस में क्या होगा?
तापमान बढ़ाने से करंट बढ़ा, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गया। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा प्लॉट करेंगे इसका, तो इसका अल्फा आएगा निगेटिव। क्यों निगेटिव? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट गया। इंसुलेटर के केस में भी यही होगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी होगी कि उनका जो अल्फा है, अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो निगेटिव होगा। और मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि उनका अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। यहां तक कहानी सभी को क्लियर हो रही है दोस्त? एनर्जी बैंड क्या है और अल्फा कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, कौन बताएगा? D2D रोल नंबर 3, क्या नाम है बेटा? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कौन रिस्पॉन्स देगा? रेगुलर रोल नंबर 3, रेगुलर रोल नंबर 3। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है बेटा? कोई डाउट इसमें कहीं पे? वो सर। ओके गुड। बाकी लोग भी जो लेक्चर देख रहे हैं दोस्त, खाली वीडियो ऑन करके चुपचाप इधर सोता के नहीं बैठ जाइएगा कि सर हम बोल रहे हैं, हम तो बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आप यहाँ पे साथ में रहेंगे तो आप डाउट पूछते रहेंगे, तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ के लिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल है, इसे हम क्लासिफाई करके चलेंगे अपने अलग अलग मेटल्स को। तो देख रहे हैं ऊपर में कलर कोडिंग भी किया हुआ है। जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनको हम मेटल्स बोल रहे हैं, जो राइट हैंड साइड में वो नॉन मेटल्स है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है ऑक्टेट पूरा होने का। ऑक्टेट, सॉरी, यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी एटम है वो अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा करने की चेष्टा करता है। और इसका जो क्लासिफिकेशन आया था, वो क्लासिफिकेशन कैसे आता है आपने एक बार ध्यान करके देख लेंगे। इसको मैं बाद में यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d10, ऐसे चलता है। यानी कि पहले 1 में भरेगा, फिर 2 में भरेगा, फिर 3s2 में, फिर ऐसे करके भरते चले जाते हैं। यहाँ से ऐसे जाएगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस लाइन से। ये जो 1s2 है वो पहला वाला कॉलम था, 2s2, 2p6 सेकंड कॉलम था, 3s2, 3p6 थर्ड कॉलम था। D2D में मंथन। यस सर। आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है बचपन में दोस्त, यानी कि डिप्लोमा में या उससे पहले? डिप्लोमा से पहले सर, डिप्लोमा में तो नहीं ऐसा। ओके, 10th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ सर। ठीक है, गुड। एक बार रिवाइज कर लेंगे दोस्त, जो भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा, बट इंजीनियर आपको जानना चाहिए कि चीजें क्या है, कैसे। साइंस के बिना इंजीनियर क्या है। तो सबसे पहले जो बैंड हम बताते हैं, यानी कि 1 नंबर जो है उसमें अंदर में एक डब्बे, 2 डब्बे होंगे। यानी कि 1 नंबर है, इसमें एक घर होगा, उस घर में 2 कमरे होंगे। सेकंड वाले कॉलम में 2 कमरे हैं, 2 डब्बे हैं। पहले डब्बे में भी 2 ही हैं, दूसरे डब्बे में 6 लोग रह सकते हैं। मान लिया, समझ सकते हो कि फर्स्ट फ्लोर पे 2 ही कमरे, एक ही कमरा खाली है, उस कमरे में 2 बेड्स हैं। सेकंड फ्लोर पे 2 कमरे हैं, एक कमरे में 2 बेड्स हैं, दूसरे कमरे में 6 बेड्स हैं। इसी तरीके से सारे कमरे चले जाते हैं। यानी कि थर्ड फ्लोर पे 3 कमरे होंगे, एक कमरे में 2 बेड, दूसरे कमरे में 6 बेड, तीसरे कमरे में 10 बेड, ऐसे ऐसे खाली। तो कैसे कैसे बेड भरना है ये होटल का मालिक तय करेगा कि सबसे ऑप्टिमल रहे। तो तरीका दिया गया है भरने, यानी कि जैसे जैसे मेरे पास गेस्ट आते जाएंगे, मैं सबसे पहले वाले फ्लोर पे एक भरूंगा, दूसरे वाले भरूंगा। तो मैंने देखो एरो उल्टा सीधा बनाया हुआ, इसको हम बोलते हैं स्पिन, एक उल्टा एक नीचे। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चक्कर तो काटेगा ही काटेगा, अपने एक्सिस पे भी घूमता है। तो अपने एक्सिस पे या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। तो 2 स्पिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्पिन ध्यान रखेंगे, इसी स्पिन के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और इसको हम बोलते हैं भोर मैग्नेटॉन। BOHR, भोर, MAGNETON, भोर मैग्नेटॉन स्पिन के कारण आता है। और भी कई सारे स्पिन होते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला गेस्ट 1 में रहा, दूसरा गेस्ट आएगा उसको भी डालेंगे, तीसरा गेस्ट आएगा उसको सेकंड फ्लोर के पहले वाले कमरे में डालेंगे, यानी कि 2 बेड वाले। तीसरा गेस्ट आएगा उसको 2s2 में डालेंगे। फिर कोई गेस्ट आएगा तो 3 वाले में 1 2 3 सीधा सीधा सबको सुलाएंगे। वापस एक्स्ट्रा लोग आएंगे तो उनको उल्टा उल्टा उसी कमरे में सुलाएंगे। यानी कि 8 या 2 पूरा करना है। 2 तो सिर्फ पहले वाले कॉलम में रहेगा, बाकी सारे कॉलम से मुझे 8 पूरा करना होगा। देखिए तरीका ऐसे ही चलता जाएगा। अब 2p6 के बाद जो मेरा डब्बा है वो, सॉरी, जो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हाँ चलेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें भर रहे हैं, फिर वो कहानी आगे चलती जाएगी हमारे पास।
ये कहानी आप जानते हैं पहले से, खाली आपको ब्रीफ किया जा रहा है। यानी कि ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, बाहरी कक्षा में उसको अपने 8 पूरे करने, अगर 7 है तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। अगर उसके पास 3 है तो एक्स्ट्रा वो 5 लेने की कोशिश करेगा। 5 लेना मुश्किल है तो क्या करेगा, 3 तू ले जा भाई, उससे पहले वाले डब्बे में मेरे 8 पूरे होंगे। तो क्या ऐसा ही चलता जाएगा, इस डब्बे में 2 पूरे हो गए, फिर इसमें 8 पूरे करने होंगे, इसमें 8 पूरे करने के बाद नेक्स्ट वाले में 2 पूरे करेंगे, फिर इसमें भरना चालू करेंगे, फिर इसमें 8 पूरे हो जाएंगे तब नेक्स्ट वाले में पूरे करना चालू करेंगे। यानी कि प्रीवियस अंदर वाले सेल में पहले 2 या 8 पूरे कर लेंगे, उसके बाद ही आगे वाले डब्बे में भरते चले जाए। तो अगर किसी बाहर वाले डब्बे में 8 पूरे हैं तो मटेरियल बोलेगा मैं शांत हो गया, मेरे को हिलने डुलने का नहीं। 7 है तो मेरे को 1 चाहिए, लेकिन अगर 1 ही पड़ा हुआ है उसके पास तो क्या कहेगा, भाई तू 1 ले ले, मेरे को छुट्टा कर दे, क्योंकि 1 लेते ही अंदर वाले कॉलम में 8 पूरे हो जाए। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके पास, उसके आधार पे हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया हुआ है। ऊपर में देखेंगे आप नंबर लिखे हुए हैं 1A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे के सारे डब्बे खींचे गए हुए हैं। इन डब्बों के नीचे में आप देखेंगे तो ABCD भी लिखे हुए हैं, 1A 2A, फिर यहाँ पे आता है 3A 4A 5A 6A 7A। यानी कि इनके बाहरी कक्षा में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो H यानी कि हाइड्रोजन में 1 है, बेरिलियम वाला जो ग्रुप है उसमें 2 है, बोरोन वाला जो ग्रुप है उसमें 3 है, कार्बन वाले ग्रुप के आउटर मोस्ट या सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में 5 बैठे हैं, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 7 और हीलियम में 8। तो जो सबसे लास्ट वाला डब्बा है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, इनके 8 पूरे हैं, शांत से बैठे हुए भगवान बुद्ध बन गए। ये कंडक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते हैं, इनको हम बोलेंगे नॉन मेटल्स, दे आर परफेक्ट इंसुलेटर्स। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में भाई, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव है, जरा सा भी इसको कहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन देने की शक्यता फटाक दे देगा। इसलिए आपको पता होगा कि सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं और इनको पानी के अंदर में या किसी लिक्विड के अंदर में छुपा के रखते हैं, तो जैसे बाहर निकालते हैं, सॉरी पानी में नहीं, अल्कोहल में या फिर केरोसिन के अंदर में, जहां पे इसको वाटर यानी कि ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। आपने सोडियम या पोटेशियम का थोड़ा सा भी टुकड़ा पानी में डालेंगे तो धमाका हो जाएगा, यानी कि हाईली रिएक्टिव बैठे हुए हैं यहाँ पे। बीच वाले जो हैं जिनकी बाहरी कक्षा में अलग अलग टाइप के मेटल्स हैं वो कंडक्टिविटी में हिस्सा लेंगे। ये बी वाले ग्रुप में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ कॉपर, Ag अर्जेंटिनम यानी कि सिल्वर, Au ऑरम यानी कि गोल्ड, यहाँ पे बैठा हुआ है प्लेटिनम, कोबाल्ट, आयरन, फिर और कौन सा आप सिल्वर जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जिंक, यहाँ पे जिंक रहा। ये सारे के सारे यहाँ पे मर्क्यूरी Hg हमने बोला था 80 नंबर में। यहाँ पे वॉट आएगा टंगस्टन, जो कि आप अपने इस्तेमाल करते हैं लाइट बल्ब फिलामेंट के अंदर में। ये सारे के सारे मेरे मेटल्स कहलाएंगे। राइट हैंड साइड वाले नॉन मेटल्स हमने पहले ही देख लिए, लेकिन बीच में जो मटेरियल्स हैं जिनके 4 एलिमेंट्स हैं बाहरी कक्षा में, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनको देखा जाए तो ये क्या होंगे, 4 दे भी सकते हैं 4 ले भी सकते हैं। हमारा फोकस इन पे ही रहेगा। हमने जब देखा कार्बन का स्ट्रक्चर, तो कार्बन अलग अलग एलोट्रॉप्स में यानी कि अलग अलग रूपों में पाया जाता है। एक रूप इसका डायमंड का है, दूसरा रूप इसका ग्रेफाइट का है। जो ग्रेफाइट वाला रूप है कार्बन का वो कंडक्टिव रूप है, और जो डायमंड वाला रूप है कार्बन का वो एक नॉन कंडक्टिव यानी कि इंसुलेटर जैसा है। तो उस पर हमारा ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, हमारा फोकस रहेगा सिलिकॉन पे और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम को उठा के देखेंगे तो कहानी कैसे बनती है हमारे पास में, तो हम थोड़ा बड़ा करके लेके आता हूं आपके सामने में। अब हमारा फोकस ग्रुप यही रहेगा, कार्बन सिलिकॉन वाला ग्रुप जो है और उसके लेफ्ट और राइट वाला ग्रुप, यानी कि मेरा ध्यान रहेगा पूरा का पूरा सिलिकॉन पे, अल्युमिनियम पे और फास्फोरस पे। पी यानी पॉजिटिव नहीं है यहाँ पे, पी यानी कि फास्फोरस कैपिटल पी है, इस बात का ध्यान लेके चलेंगे। पॉजिटिव जब लिखना होगा तो हम छोटे अक्षर से लिखेंगे। नाइट्रोजन एन है, निगेटिव नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात का, तो दिमाग में बैठाते हुए ही चलेंगे। अभी जरा इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स इनके कैसे और क्या कहानी में लेके चलते हैं। इनका रूप आप देखें तो अल्युमिनियम कुछ इस तरीके से आपको दिखता है मार्केट में। अल्युमिनियम के फॉइल का आपने इस्तेमाल किया, आपके घर में अल्युमिनियम का कुकर होगा, कढ़ाई होगी, अपने टिफिन पैक करने के अल्युमिनियम का फॉइल लेकर चलते हैं। सिलिकॉन में उसी तरीके से कुछ ना कुछ दिखता है। जो फास्फोरस है वो पाउडरी फॉर्म में होता है,
ये दो रूपों में आता है, व्हाइट फास्फोरस भी आता है, रेड फास्फोरस भी आता है। आपके सामने में रेड फास्फोरस दिखाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा दबा के इसको क्यूब के रूप में भी पैक किया जा सकता है। इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है सामने में आपके बना हुआ है, 2, 8 और 3 लिखा गया है अल्युमिनियम के सामने में, यानी कि 1s2 2s2 2p6 और उसके बाहरी कक्षा में 3s2। तब बताइए, नहीं 3s3 है। टोटल जोड़ लेते हैं, यहाँ पे मिले मेरे पास 2, इसमें मिले 8, इसमें मिले 3, 2 और 8 10 और 3 13, टोटल 13 है, इसलिए यहाँ पे इसका नंबर 13 दिखाया जा रहा है। इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके न्यूक्लियस के अंदर में 13 प्रोटॉन भी हैं। एल्युमिनियम बाय इटसेल्फ इन नेचर इज अ न्यूट्रल चार्ज, ये न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है दोस्त, इसको चार्ज करना पड़ेगा, बाद में करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एल्युमिनियम के अंदर में 13 तो ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि 13 मैंने राउंड किया हुआ है, साथ में यहाँ पे 26.982 लिखा हुआ है, यानी कि इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो जोड़ होगा, यानी कि इसको मास के रूप में भी ले सकते हो, इतना होगा, 26 होगा, यानी कि 13 दूना 26 नहीं है। यानी कि हमने बोला कि इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन होंगे तो 13 न्यूट्रॉन भी होंगे, सेंटर में जितने प्रोटॉन से न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि 13 मिलाकर 26 हो जाए, हो सकता है कि न्यूट्रॉन की क्वांटिटी आगे पीछे होगी, प्रोटॉन की क्वांटिटी आगे पीछे नहीं होगी। 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन होंगे, वो बात तो तय है। न्यूट्रॉन की संख्या थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकती है, वो कहानी अलग देखेंगे। इसलिए इसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास। 26 जो है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास उसके एलोट्रॉप पे भी डिपेंड करेगा, रूप कैसा है उसका, अलग अलग रूप में अलग अलग मिलेगा। अलग अलग पीरियोडिक टेबल्स में ज्यादा जानकारी होती है। मैंने एक सिंपल वाला पीरियोडिक टेबल ले लिया है। अब इसके बाजू में जब सिलिकॉन को देखें तो देखिए सिलिकॉन में 2 रूप दिखाए गए हैं, 26.084 26.086। दोनों रूपों में सिलिकॉन हो सकता है दोस्त। कौन सा रूप आपको लेना है, हम तो साइंटिफिक अलग से तरीका देखेंगे किसको वेरीफाई करने में या किसको लेके कहानी आगे बढ़नी है। अभी आपको मान के चलना है ये 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 प्रोटॉन है, बात खत्म। न्यूट्रॉन पे आपको जिक्र नहीं करना। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 प्रोटॉन है, ये मान के चलना है अभी आपको। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन भी आपको इसी 3 पे, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, और इस पे ही आपको कंसंट्रेट करके चलना है। तो कहानी आगे हमारे पास अल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन की है और स्ट्रक्चर नीचे लिख दिया गया है। सिलिकॉन में भी वही होगी, 1s2 2s2 2p6 3s4, यानी कि थर्ड ग्रुप में बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए यहाँ पे मैं लाल रंग से घेर देता हूं, 1 2 3 और 4। बाकी के अंदर वाला अगर मैं घेर दूं ब्लैक कलर से, 1 और 2 ब्लैक बैठे हैं यहाँ पे। लाल रंग वाले जो है मेरे वो कितने हैं, 4 मैंने बोले। और ग्रीन कलर से मैं बोल देता हूँ, सॉरी उल्टा हो गया, ग्रीन कलर से मैं बोलता हूँ 8 बैठे हैं और लाल रंग से बैठे हैं 4। ग्रीन कलर ले लेता हूँ यहाँ पे 4 करता, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। स्ट्रक्चर सभी को क्लियर हो रही होगी। उसी तरीके से फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। बात ध्यान देने वाली ये है दोस्त कि अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, अगर अल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है तो 13 प्रोटॉन भी है। आप अगर कहीं डब्बे से सिलिकॉन को हटा के अल्युमिनियम रखते हो तो चार्ज में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने सिलिकॉन हटाया तो 14 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में आपने 14 प्रोटॉन्स को भी हटाया है, और आपने अल्युमिनियम रखा है तो 13 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ 13 प्रोटॉन भी रखा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगी लेकिन न्यूट्रल ही रहेगा, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। फास्फोरस की भी वही कहानी रहेगी जैसा हमने यहाँ पे बताया हुआ। सिलिकॉन की बात लेके चलें तो सिलिकॉन पे हम फोकस करके चल रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन की कुछ अलग प्रॉपर्टीज हैं जो भी मैं आगे के स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो सिलिकॉन है वो नेचुरल फॉर्म में कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है हमारे पास में। इसको हम इंडस्ट्री में ले जाके प्योर करते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। इंडक्शन हीटिंग के जरिए भी इसको प्योर किया जाता है, और इंडक्शन हीटिंग में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इसका नाम सुन चुके हुए हैं। और इसी पे बेस्ड एक इंडस्ट्री हमारे अहमदाबाद में, इंडक्टोथर्म और इलेक्ट्रोथर्म, तो आप वहां पे भी अपने जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। आपको अगर छठे सेम में यानी कि 5वें सेम के बाद आपको अपनी ट्रेनिंग करने जाना हो तो इन दोनों इंडस्ट्रीज को भी आप टारगेट करेंगे, फायदे में। बोलो, कोई डाउट किसी को दोस्त?
हेलो, रोल नंबर 69, जल्दी समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। ओके, कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके गुड। इसी सिलिकॉन को हम ये प्योर करके उसको बोलते हैं इग्नॉट। जो आप डब्बा देख रहे हैं लंबा सा सिलेंडर जैसा बना है, इसे इग्नॉट बोलते हैं। इग्नॉट से प्योरीफाई करके हम ये जो मटेरियल चलाते हैं इसको बोलते हैं सिलिकॉन के वेफर्स। आलू वेफर के जैसे ही सिलिकॉन वेफर, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। दीज आर कॉल्ड एज वेफर्स। बात ध्यान में रहेगी सभी के लिए। ये वेफर जो रहेगा 99.999% तक प्योर करते हैं। इससे ज्यादा ही प्योरिटी करते हैं, इससे कम प्योरिटी तो नहीं होगी। यानी कि 10 लाख सिलिकॉन के एटम्स के बीच में एक भी इम्प्यूरिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा एक इम्प्यूरिटी देखने को मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं देखने को। इतना प्योर करके चलते हैं। सिलिकॉन के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन लेक्चर में वीडियो प्ले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो की लिंक आपके सामने दी गई हुई है। आप एक बार सर्च कर लेंगे व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर करके, और यहाँ से लिंक लेकर आप टाइप कर दो। ये लिंक आपके व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी और फटाफट इसको लिंक को चेक कर लीजिएगा। मेल पे नहीं भेजूंगा, व्हाट्सएप पे आप देख। इस वीडियो में क्या दिखाया गया हुआ है कि भाई जो होता है वो सिलिकॉन का टुकड़ा लेके चलता है। हाँ, रेफरेंस में पहले बोल, कोई भी चीज आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको रेफरेंस देना जरूरी है। आप किसी का मटेरियल चोरी चकारी करके इस्तेमाल करेंगे उसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। किसी की भी कोई चीज हो, नॉलेजेबल चीज हो या फिजिकल चीज हो, चोरी नहीं करेंगे। ये MIT जो मैसाचुसेट्स है वहां की वीडियो लिंक डाली गई है इसमें, और इंजीनियरिंग का जो बच्चा है जेमी है उसने ये डाल रखा हुआ है, तो रेफरेंस देना जरूरी है। MIT 12 के वीडियोस में लिंक आपको मिल जाएगा। ऐसे ही कई सारे चैनल से आप देखते रहेंगे, जानकारी बढ़ते रहेगी। इस वीडियो में क्या करता है कि एक सिलिकॉन का टुकड़ा लेता है और उसको बैटरी से कनेक्ट कर देता है। यहाँ पे आपकी बैटरी रखी हुई है, BATT बैटरी, और यहाँ पे LED रखी गई है जिसको जलाने की कोशिश की जा रही है। ये LED नहीं ग्लो हो रही है क्योंकि हमने पहले ही बताया कि रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन जो है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। इंसुलेटर यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है। जैसे ही ये भाई इस सिलिकॉन को टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, दिख रहा है आपको तापमान बढ़ाया जा रहा है। इसका तापमान बढ़ाते ही आप LED पे नजर डालेंगे, LED ग्लो कर रही है। इसका मतलब हुआ कि सिलिकॉन का तापमान बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो सिलिकॉन का अल्फा क्या हो गया, कौन बोलेगा? 1721, रोल नंबर 88, विक्रम नाम है दोस्त। कोई रेस्पॉन्स नहीं, जल्दी बोलिए, रेस्पॉन्स दीजिए बेटा। कोई रेस्पॉन्स नहीं, अच्छा ओके। इलेश, यस सर। अल्फा क्या होगा दोस्त इसका? नेगेटिव सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए, लेकिन क्या हर बार संभव है कि हम इसका इस्तेमाल करें आग लगा लगा के? नहीं, पर सिलिकॉन का इस्तेमाल हम करें ही क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है हमारे पास। देखिए, आप जब नजर डालिए कि लोहा जो है एक ऐसा मटेरियल आपके पास में है जो कि करंट ज्यादा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? करंट ज्यादा बढ़ाने से I² लॉस होगी। किसी भी सब्सटेंस में, कोई भी मटेरियल रहे, सिलिकॉन हो या आयरन हो, सेमीकंडक्टर हो या कॉपर हो, कंडक्टर हो, तो जब करंट फ्लो कराऊंगा उसके थ्रू तो हीट राइज होगी। I² लॉस का मतलब होता है टेम्परेचर का राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने से लोहे में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा बढ़ेंगे और इसके कंडक्टिविटी में चेंज आएगा। यानी कि जैसे लोहा ले लूंगा तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास एक पंखा घूम रहा है आपके घर में, आप पंखे से चाहते हो कि और ज्यादा इसका स्पीड बढ़ाएं, तो आप उसमें ज्यादा करंट देने की कोशिश करोगे। ज्यादा करंट जाएगा, मशीन है, करंट ज्यादा देने से उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा और वो ज्यादा घूमेगा। ये आपने 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर मशीन पढ़ रखा होगा। लेकिन क्या होगा थोड़ी देर बाद में, जैसे ही आप करंट ज्यादा करेंगे, उनकी वाइंडिंग के अंदर जो वाइंडिंग कॉपर की होगी वो हीटअप होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, फिर वापस करंट कंडक्टिविटी उसकी कम होने लग जाएगी। आप ऐसा नहीं चाहते। क्या जब मेरे को ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो मैं चाहता हूं कि करंट बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो ताकि करंट को सुविधा मिले फ्लो करने। ये सुविधा कॉपर में नहीं मिल रही है, ये सुविधा आपको मिल रही है सिलिकॉन में। आप अगर सिलिकॉन से ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करोगे तो वो हीटअप होगा। हाँ, एक बार उसको हीटअप पहले से करना पड़ेगा वो मुझे, लेकिन एक बार कंडक्टिविटी में आ गया वो, तो आप उसको हीटअप करते रहिए
तो कंडक्टिविटी में आपको परफॉर्मेंस अच्छा देगा, यानी कि आप ज्यादा करंट खींचोगे, ज्यादा गर्म होगा, रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा और आपको बोलेगा ले तू और परफॉर्मेंस बढ़ा ले। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हमने सिलिकॉन को अपने सर्किट्स में इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन आप इस्तेमाल डायरेक्टली तो कर नहीं पाएंगे दोस्त, क्योंकि हर बार आग लगाना संभव नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम्पल से समझाता हूं कि कोई बच्चा है वो सुबह सुबह उठ नहीं पाता है, तो माँ बाप क्या करेंगे, उसको चप्पल से लेके घींच देंगे, पूरे अच्छे से गर्म कर देंगे, लाल कर देंगे, फिर बच्चा एक्टिव हो जाएगा, कंडक्ट करने लगेगा, यानी कि जो भी काम करना है वो काम करेगा। लेकिन हर बार बच्चे को मारना संभव नहीं है यार, मारना भी नहीं चाहिए। तो क्या किया जाएगा, सुबह उठा के एक कप कॉफी पिला दिया जाए, एक कप चाय पिला दिया जाए, तो क्या होगा, आप कंडक्टिविटी में आ जाएंगे। हाँ भाई चलो ताजा महसूस करें। आपको बॉडी के अंदर में एक ऐसा सब्सटेंस डाला गया जिसने आपके बॉडी की एक्टिव स्टेट को चेंज किया, बाहरी चीज डाला। ये चीज कुछ प्लेयर्स करते हैं खेल के मैदान में अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं डोपिंग। द टर्म इज DOPING, यानी कि मेहनत से काम नहीं हो पा रहा है, मेहनत यानी कि एनर्जी इनपुट करके आग लगा के, तो क्या करेंगे, कोई बाहरी सब्सटेंस बॉडी में डाल के उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज की जाएगी। हाँ, खेल के मैदान में डोपिंग करना बुरी बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स में डोपिंग करना अच्छी बात है। सिलिकॉन मेरे पास यहाँ सामने में बैठा हुआ है, सिलिकॉन के चारों तरफ, सिलिकॉन सभी को दिख रहा है ना दोस्त, कौन बोलेगा, किससे रेस्पॉन्स पूछा गया है, 501 नहीं है यहाँ पे, सब चले गए एक एक बार लेक्चर अटेंड करके। 501 है यहाँ पे दोस्त? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, हाँ गुड, कहाँ तुम्हारी आवाज, हाँ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है 501। बताइए दोस्त, स्क्रीन पे सारा कुछ सही सही दिख रहा है, अभी तक कोई डाउट आपको? नहीं सर, सब कुछ दिख रहा है अच्छे से। ओके ठीक है। सिलिकॉन जो है वो अपना टेट्रा वैलेंट है, टेट्रा यानी कि 4, ट्राई यानी कि 3, ध्यान में रखेंगे, ट्राई यानी कि 3, टेट्रा यानी कि 4। टेट्रा पैक मार्केट में आता है ना, आपने देखा होगा कि टेट्रा पैक में हम अपना जूस बेचते हैं, तो टेट्रा यानी कि 4 वाले पैकिंग, उसके 4 लेयर्स। और अमूल की जो दूध की थैली लाते हैं वो सिंगल पैक की होती है। टेट्रा एंड पेंटा, पेंटा यानी कि 5, टेट्रा यानी कि 4, ट्राई यानी कि 3, ये कहानी आप ध्यान रखिए। तो टेट्रा वैलेंट है, यानी कि बाहरी कक्षा में वैलेंसी कितनी है, 4 है। बॉन्ड कैसे बनाएगा ये भाई साहब मेरा, इस बॉन्ड को मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ ताकि ग्रीन में जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसा बना लेगा, बॉन्ड सभी को दिख रहा होगा, आजू बाजू वाला, इधर वाला जो होगा उस बाजू से बनाएगा, नीचे वाला अपना ऊपर बाजू से बनाता चला जाएगा। सभी अपने आजू बाजू वाले से बॉन्ड बना के बैठेंगे, एक भी इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ने का नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होंगे तो क्या रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट करेंगे? नहीं भाई, बॉन्ड टूटेगा तब तो, यही बॉन्ड बना हुआ है, ध्यान रखेंगे। ये बॉन्ड अगर सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तो सिलिकॉन जो है वो सॉलिड अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाएगा। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ठोस से तरल यानी कि सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए आपको एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है। बॉन्ड टूट जाते हैं तो लिक्विड होता है, और बॉन्ड तोड़ दोगे तो गैस बन जाएगा। यहाँ पे सारे बॉन्ड नहीं तोड़ने होंगे। यहाँ पे ये मटेरियल जो है प्योर मटेरियल है, ट्राइपेंट आप समझ के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। इस मटेरियल इज प्योर मटेरियल, इसमें सिलिकॉन के अलावा और कुछ नहीं है। इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मटेरियल। डेफिनेशंस बुक से आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन से मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन हाँ एग्जाम में आपसे डेफिनेशन 1-2 मार्क्स पूछे जा सकते हैं, जो कि आपका सिंगल लाइन के क्वेश्चन होते हैं कि डिफाइन इंट्रिंसिक मटेरियल, डिफाइन एक्सट्रिंसिक मटेरियल, डिफाइन डोपिंग। तो डोपिंग में बता दूंगा, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मटेरियल आपके हैंडआउट्स में आप तक पहुंचा दी जाएंगे, बार आप देख लीजिएगा। हैंडआउट्स में नहीं आते हैं तो जो मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी की बुक, उसमें लिखा हुआ है, वहां से आप चेक कर लेंगे इसको। ये बहुत छोटी सी चीज है, उसमें आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए होगी। 1 घंटा होने वाला है, बस थोड़ा ही सा बाकी कंप्लीट करने ही वाले हैं। यहाँ पे इंट्रिंसिक मटेरियल है जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करेगा। रूम टेम्परेचर पे नो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी नहीं होगी। यहाँ तक बात आपके लिए सेट है। कंडक्टिविटी करानी होगी तो आग लगा के कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, बॉन्ड टूट जाएंगे, फिर ये दोनों फ्री होके अपने में घूम रहे होंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जब तक ये इंट्रिंसिक है तब तक इंट्रिंसिक वाले में ऐसा कुछ कहानी नहीं हो रहा होगा, कंडक्टिविटी का जिक्र नहीं करेंगे।
अगर आपको कंडक्टिविटी करानी ही होगी तो हर बार आग लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात हमने यही डिस्कस किया कि हर बार आग लगाना भी हमारे लिए संभव की बात नहीं होगी। हम क्या करेंगे तो कुछ बाहरी चीज इसमें ऐड करेंगे। तो बाहरी चीज क्या ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया डोपिंग करेंगे। पहले मटेरियल का क्लासिफिकेशन कर देता हूं। मटेरियल एक जो होगा वो प्योर होगा, प्योर वाले को बोल रहे हैं आप इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक। जो दूसरा होगा उसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, इम्प्योर होगा। इम्प्योर कहने का मतलब अछूतने की, छूना नहीं। इम्प्योर कहने का मतलब कि उसमें बाहरी तत्व मिलाए गए हैं। हर बार बाहरी तत्व मिलाना इम्प्योरिटी का कारण नहीं बनता है, कभी कभी अच्छे का कारण भी बनता है। आप खाना खाते हैं तो बाहरी तत्व अपने बॉडी में मिला रहे हैं ना जी, तो आप अपने आप को इम्प्योर नहीं कर रहे, अपने आप के परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने टर्म दे रखा हुआ तो हम इसको ही फॉलो करेंगे, इसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक। इम्प्योर हटा ही देते हैं, एक्सट्रिंसिक। एक्सटर्नल सब्सटेंस एडेड रहेगा, एक्सटर्नल एडेड। प्योर में यानी कि नो एनी एक्सटर्नल, किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल सब्सटेंस या मटेरियल नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस का नाम है डोपिंग। मैं प्रोसेस लिखता हूं, ध्यान देकर देखिए। डोपिंग, डोपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हिसाब से डेफिनेशन होगी। डोपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आप बाहरी चीजों का मिलावट करते हैं। डेफिनेशन ऐसे ही आप एग्जाम में लिख रहे होंगे। टू इंक्रीज परफॉर्मेंस, डोपिंग क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल चीज ऐड होंगी, एक्सटर्नल मटेरियल को ऐड करेंगे। मटेरियल स्पेलिंग सही है, हाँ सही है। क्यों ऐड करेंगे, क्या करने के लिए, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए। परफॉर्मेंस इंक्रीज, किस प्रकार की परफॉर्मेंस आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आप अपनी कंडक्टिविटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं इस खास तरीके के लिए, कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे होंगे आप। तो डेफिनेशन क्या दे रहे होंगे इसका, डेफिनेशन में कि द प्रोसेस, आपके स्क्रीन का भी डेफिनेशन आ जाएगा। The process to add any external material, any external material in intrinsic semiconductor। आप इम्प्योर वाले में पहले से ऐड है, उसमें नहीं ऐड करेंगे, प्योर वाले में ऐड करेंगे। मटेरियल इन, किसमें ऐड करेंगे, इन इंट्रिंसिक मटेरियल। किसी किसी बुक में मटेरियल की जगह सेमीकंडक्टर लिख देते हैं, कहीं जाहिर सी बात हम सेमीकंडक्टर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन मटेरियल भी लिखेंगे तो चलेगा और सेमीकंडक्टर लिखे तो भी चलेगा। उसको हम ऐड कर लेते हैं, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। किस लिए, टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज इट्स, क्या इंक्रीज करने के लिए, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज कॉल्ड एज डोपिंग, इज कॉल्ड एज डोपिंग। तो जिस मटेरियल को ऐड करेंगे उसको बोलेंगे डोपेंट। डोपेंट, मटेरियल दैट इज एडेड, मटेरियल दैट इज एडेड। किस में ऐड करेंगे, तो सिलिकॉन में ऐड करेंगे। तो जरा सिलिकॉन के ऊपर फिर से एक बार नजर घुमाइए इस डब्बे पे। तो सिलिकॉन में ऐड करना है आपको। तो सिलिकॉन के आगे पीछे क्या है, स्क्रीन पे आया कि नहीं आया, एक सेकंड में आ जाएगा आगे। सिलिकॉन के आगे पीछे क्या है, सिलिकॉन की बाहरी कक्षा में कितनी वैलेंसी है, 4 है, इसको हम बोलेंगे टेट्रा। सिलिकॉन के पहले वाले में कितनी है, 3 है, इसको बोलेंगे ट्राई। सिलिकॉन के आगे वाले में कितने हैं, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 5, इसको क्या बोलेंगे, पेंटा। तो 4 वाला तो प्योर है, टेट्रा इज प्योर। तो ऐड जो डोपेंट कर रहे होंगे, या तो पेंटा वाला ऐड करेंगे या तो ट्राई वाला ऐड करेंगे। पानी में पानी ही मिला देने तो कोई बहादुरी नहीं होगी, पानी है तो दूध मिलाइए, नहीं तो जो भी ग्लूकॉन डी मिला रहे होंगे। तो
ट्राई मिलाएंगे तो उसको हम बोलेंगे ट्राई वैलेंट डोपेंट, तो ये ट्राई वैलेंट है, ट्राई वैलेंट। और ये ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे पेंटावैलेंट, जिसको यहाँ पे लिख देता हूं पेंटावैलेंट। तो डोपिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ट्राईवैलेंट डोपिंग एंड पेंटावैलेंट डोपिंग। ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे उसको बोलेंगे ट्राईवैलेंट डोपेंट यानी ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी, पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो उसको बोलेंगे पेंटावैलेंट इंप्योरिटी या पेंटावैलेंट डोपेंट। हम यहाँ पे अलग अलग चीजों के साथ रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, लेकिन मैं इस लेक्चर में फोकस करूंगा सिलिकॉन के साथ अल्युमिनियम मिक्स करूंगा और सिलिकॉन के साथ फॉस्फोरस मिक्स करूंगा। आते हैं वापस कहानी पे अपने, ये डोपेंट तक यहाँ की कहानी क्लियर होनी चाहिए। किसी को भी डाउट है तभी पूछ सकते हैं दोस्त, कोई डाउट इसमें किसी को भी? कोई मित्र मेरा 501 कोई डाउट दोस्त? नहीं सर नहीं। ओके ठीक है, आइए इसे डेफिनेशन और भी आएंगे तो आप अपना ऐड कर लेंगे इससे। अभी मैंने इस स्ट्रक्चर में सिलिकॉन का स्ट्रक्चर जो बनाया था तो बीच में से सिलिकॉन को हटा के मैंने अल्युमिनियम को डोप कर दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे सिलिकॉन जब तक था तब तक 14 इलेक्ट्रॉन्स और 14 प्रोटॉन्स लेकर बैठा था। अल्युमिनियम जब आया है तो 13 इलेक्ट्रॉन 13 प्रोटॉन लेकर बैठा है। इट इज स्टिल न्यूट्रल, कोई न्यूट्रलिटी में चेंज नहीं आया है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी आई है। अब बनाते हैं इसका बॉन्ड। ये बॉन्ड बन गया सिलिकॉन का यहाँ पे ऊपर वालों को ज्यादा नहीं बनाता हूँ, ऊपर वाले राइट हैंड साइड वाले अपना खुद ही बना लेंगे, जिसको दिख रहा है उसको ही बनाना है सिर्फ मुझे। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगी, ये बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगी। अब आप ध्यान देके देखेंगे तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन को कैसा बोले 1 2 3 4 5 6 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम में जो सिलिकॉन है उसका एक बॉन्ड बाकी रह गया। यहाँ पे बॉन्ड होना चाहिए था, इसको मैं डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बॉन्ड होता तो अच्छी बात रहती, पर बॉन्ड नहीं बना है। तो हम क्या करते हैं, इंसान अपनी कमियों को पूरा करने के लिए कुछ मान लेते हैं। बचपन से आप मानते आ रहे हैं, लेट एक्स बी समथिंग, लेट वाई बी समथिंग, ऐसा करते हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि बॉन्ड है। बॉन्ड है नहीं, आप मान रहे हैं, तो इस बात पे बहुत फोकस रखना होगा। लेट अस अज्यूम कि देयर इज अ बॉन्ड। तो बॉन्ड बनाओगे कैसे बे? बॉन्ड बनने के लिए तो कुछ होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। इलेक्ट्रॉन को आपने कौन सा चार्ज बोला था दोस्त, याद है किसी को? इलेक्ट्रॉन को हमने निगेटिव बोला था। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से हटा देंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं पे एक मार्बल समझ लो, एक गोली समझ लो, एक बॉल समझ लो, बॉल कहीं पे निगेटिव चार्ज का है। वो बॉल उस जगह से अगर हम हटा देंगे उस जगह पे क्रिएट क्या हो जाएगा हमारे सामने, एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी। इसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी, उस कैविटी को हम बोल रहे होंगे पॉजिटिव। ये कैविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको ध्यान देकर सुनेंगे। इलेक्ट्रॉन था तो नेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुछ नहीं है। यानी कि जब तक टॉर्च जलाए हुए हैं, प्रकाश है, तो प्रकाश को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, कितने ल्यूमेंस का प्रकाश है, कितने उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। लेकिन टॉर्च बंद करते ही अंधेरा हो जाता है, अंधेरे का कोई माप नहीं है। तो अंधेरे को डिफाइन करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हाँ, अंधेरा एक क्वांटिटी है अपने आप में जो कि प्रकाश की कमी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तब तक निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन हट गया तो उसकी कमी यानी कि पॉजिटिव हो गई। लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, साइंटिस्ट इस टर्म को बोलते हैं होल। जाहिर सी बात है, गड्ढा क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट हो गया, वो होल यहाँ पे हम बना देते हैं। ध्यान रखेंगे ये होल नेचर में ऐसा दिखता नहीं है आपको, इसको अलग तरीके से एनालाइज किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम मान लेते हैं कि वहां पे कैविटी क्रिएट। अब आपको बॉन्ड बनाना अच्छी बात है, बॉन्ड बना लीजिए, आपका बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, घोड़े और घोड़े में ही शादी होगी, घोड़े और खच्चर में शादी नहीं कर देंगे। यानी कि एक ही स्पीशीज में बॉन्ड बनेगा। इंसान के इंसान से ही शादी होगी, इंसान के हाथी घोड़े से शादी नहीं करा दे। ये बॉन्ड टिकेगा तो नहीं, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जाहिर सी बात है, बॉन्ड है ही नहीं असल में, हम तो मान के चल रहे हैं, तो देयर इज नो बॉन्ड एग्जिस्टेंस। तो क्या है कि अल्युमिनियम के पास एक गैप है जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अगर वहां पे इलेक्ट्रॉन होता तो बात बन गया होता और सिलिकॉन अपना बॉन्ड बना लेता। तो इस गैप के कारण ये एलिमेंट अनस्टेबल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये न्यूट्रल है यानी कि अनचार्ज्ड है, लेकिन साथ ही साथ ये अनस्टेबल भी है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके बॉन्ड बनने में कमी आ गई है। बॉन्ड टूटता है तो कोई भी चीज अनस्टेबल हो जाएगा।
बॉन्ड टूट गया तो क्या होगा, एक और बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से नीचे वाला बॉन्ड तोड़, ये बॉन्ड क्या होगा कि एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन भेजने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां तक चला जाएगा, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और नीचे कैविटी बन जाएगी, तो वहां से गैप गायब हो जाएगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में मूव किया उसके अपोजिट दिशा में होल मूव कर रहा है, और यही प्रक्रिया आपकी चलती जाएगी। अलग अलग जगह से बॉन्ड टूटते रहेंगे, अलग अलग जगह में बॉन्ड आते रहेंगे और होल उल्टी दिशा में मूव करता है। ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चालू ही रहेगी पूरे के पूरे सिस्टम के लिए। तो जाहिर सी बात है, क्या इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ? हाँ जी हुआ। तो क्या आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया? नहीं दिया, लेकिन कंडक्टिविटी मिली? हाँ मिली। इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो हुए ना, बॉन्ड टूटा तो सही, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रॉन काउंट रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रॉन की काउंट कमी हुई। यही है हार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, यही पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा क्रक्स है कि इलेक्ट्रॉन की कमी भी कंडक्टिविटी के कारण बन सकती है दोस्त। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन स्टिल कॉज कंडक्टिविटी। अभी तक जो आप कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे अपने रजिस्टर में, पंखे में, मोटर में, किसी भी जगह पे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता था, तभी ये कंडक्टिविटी देखने को मिलती थी। लेकिन इस स्टेट में, इस एग्जांपल में हमने इलेक्ट्रॉन्स की कमी करी, फिर भी हमें कंडक्टिविटी देखने को मिली। यहां से आपसे एक प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जा सकता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है। तो कुछ लोग ये बोलते हैं कि पावर लेवल का डिफरेंस है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स जो छोटे पावर में होता है, इलेक्ट्रिकल बहुत बड़े पावर में होता है। ऐसा एग्जांपल नहीं है, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ेंगे ही ना, पावर डायोड पढ़ेंगे, मॉसफेट पढ़ेंगे जो कि हजार वोल्ट और हजार एम्पियर पे काम करेगा। तो बेसिक मूलभूत आपको एग्जांपल ये बोलना है कि जब कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रही होगी, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच। अगर कंडक्टिविटी होल्स के कारण भी, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे और होल्स टू इंक्लूडेड होंगे, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। ये डेफिनेशन ध्यान में बैठा लीजिएगा, इंटरव्यू के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका बोलते ही आपके सिलेक्शन रेट बढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्स यानी कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में ऐसा कुछ नहीं। अब मुझे को रिप्रेजेंट करना है कि आपने जो डोपिंग करी, हर बार आप ऐसा ही डोपिंग तो नहीं बता के चलेंगे ना कि कैसे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक साइंटिफिक तरीका लेके हम चलेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो करंट है वो करंट बना इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो होल्स को हम गैप से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। सेम इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव और होल्स को पॉजिटिव, ऐसा तरीका भी लेकर चलेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि ये जो डब्बे के अंदर है, डब्बा कौन सा डब्बा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो डब्बा मैंने बना रखा है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकंड की हाईलाइट बाद में हम हटा देंगे। ये जो येलो हाईलाइटेड बॉक्स आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पे, इस येलो हाईलाइटेड बॉक्स के अंदर का मटेरियल, येलो हाईलाइटेड, थोड़ा सा स्क्रीन हिल गया है। येलो हाईलाइटेड बॉक्स के अंदर का जो डब्बा है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक गोले से या डब्बे से रिप्रेजेंट, सॉरी, यहाँ इस डब्बे के अंदर पहले थे 14 इलेक्ट्रॉन्स और 14 प्रोटॉन, सारे के सारे ऐसे ही थे। आपने इसमें से 14 इलेक्ट्रॉन्स भी हटाए, 14 प्रोटॉन भी, फिर आपने ऐड कर दिए इसमें 13 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन। अभी भी ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं हुआ है। इसके अंदर में एक आपने होल क्रिएट किया था, कोई बात नहीं है, आप इस होल को अलग निकाल के रिप्रेजेंट कीजिए, दिस विल बी इक्वल टू डब्बे का अंदर का सामान और होल बाहर निकाल लिया। होल को हम क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव, होल इज माई पॉजिटिव थिंग, तो अंदर में क्या बन जाएगा? निगेटिव चीज बन जाएगी। तो इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, ये पूरा का पूरा डब्बा ऐसे ही रहेगा, सॉरी इसमें गोला बना देता हूं,
और ये अभी भी डब्बे के अंदर ही ले लेता हूँ। डब्बे के अंदर दो चीजें बना दी गई, एक निगेटिव इलाका जो कि होल से अलग कर दिया गया, ध्यान रखेंगे पहले मिक्स थे अब अलग अलग, यानी कि बंटवारा किया जा रहा है घर के अंदर में। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक निगेटिव आयन विद ए होल। ये क्या चीज है दोस्त, जरा सा देखिए ऊपर में, ये जो आपने अल्युमिनियम के पास जो अपना होल बनाया था यहाँ पे आपकी बॉन्ड पूरी हो चुकी हुई थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, यहाँ पे आपका वो कैविटी था। तो ये जो होल आपने बनाया हुआ है ये पहले से नहीं था, जाहिर सी बात है आपको होल दिखाई नहीं देगा, होल क्या होगा ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे। लेकिन अगर आप सफेद कागज लेते हैं उस पर एक डॉट लगा दोगे तो डॉट आपको जल्दी दिखाई देगा, काले कागज पे सफेद डॉट दिखाई देगा, सफेद कागज पे काला डॉट दिखाई देगा। उसी तरीके से जो स्टार्क डिफरेंस होता है वो जल्दी दिखता है, पूरा का पूरा कागज आपको दिख रहा है लेकिन आपकी नजर कहाँ जा रही है, उस डॉट पे जा रही है। उसी तरीके से ही इस पूरे स्ट्रक्चर में हर जगह इलेक्ट्रॉन्स हैं पर आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पर आपका नजर पहले पहुंच जाता है, तो आपको वो होल दिख रहा होगा। अल्युमिनियम अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सिलिकॉन अपनी जगह से नहीं हिलेगा। बॉन्ड टूटने के बाद एक दो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मैंने फिर से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड नहीं टूटेंगे। यानी कि अगर आपके पास लोहे का टुकड़ा है तो लोहे के टुकड़े को आप गर्म करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, तो उल्टा होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है लोहे का। लेकिन आप लोहे को ज्यादा गर्म कर दोगे तो पिघल जाएगा दोस्त, अपना बॉन्ड स्टेट टूट जाएंगे सारे के सारे, तो अपना स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज कर देगा। वो भी ये कहानी यहाँ पे होगी। अगर इसको ज्यादा गर्म कर दोगे तो इसके सारे बॉन्ड टूट, हम बॉन्ड को गर्म नहीं कर रहे हैं, ना ही हम तोड़ रहे हैं, तो अल्युमिनियम को अपनी जगह से नहीं हिलाना है और ज्यादा बॉन्ड भी तोड़ने को नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स ये होल बाहर निकाल दूंगा, जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सिलिकॉन, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, 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 सब जगह से ऐसा बॉन्ड बना के बैठा हुआ होगा। दिस इज कॉल्ड एज आयन। और इस आयन के ऊपर में आपने वो होल अलग कर दिया हुआ है। तो जो होल अलग है वो फ्री टू मूव है, होल मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो होल मूव कर रहा है। इसको हम बोलते हैं फ्री चार्ज कैरियर। फ्री है, चार्ज है और कैरियर है, चार्ज का वाहक है, दिस फ्री चार्ज कैरियर। अंदर में जो बन गया उसको हम बोलेंगे आयन। आयन अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव है, क्योंकि आपने पॉजिटिव अलग कर लिया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, अपनी बुद्धि में बैठा के रखेंगे इस चीज को, ठीक है दोस्त। इसको डिलीट कैसे किया जाए, तो छोड़िए कोई बात, इसको डिलीट ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, या ये ठीक, चलिए गुड। तो आपको समझ में आया कि एक अल्युमिनियम की जब हमने डोपिंग करी तो हमारे पास ये कहानी आई। अल्युमिनियम को क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट या ट्राइवैलेंट, कौन बताएगा? रोल नंबर 23, 17, 21 में 23 नंबर बोलो दोस्त, कोई रिस्पॉन्स? कोई नहीं, जल्दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। रोल नंबर 8 दिव्या, कोई रिस्पॉन्स नहीं। रोल नंबर 14, कोई रिस्पॉन्स नहीं। रोल नंबर 15 कविशा, कोई रिस्पॉन्स। 23 रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हाँ रिस्पॉन्स बोलिए दोस्त, नंबर 23 बोलिए। यस सर। क्या होगा, एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट है या टेट्रावैलेंट है? इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल्युमिनियम के? एल्युमिनियम में कितने हैं दोस्त? 5 सर ट्राइवैलेंट होगा, ट्राइवैलेंट होगा। ओके गुड गुड गुड, सही बात है, ट्राइवैलेंट सही है, गुड है। तो जो डोपिंग हुई, जो आपने एल्युमिनियम मिलाया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइवैलेंट डोपिंग। एल्युमिनियम इज ट्राइवैलेंट डोपेंट। इसमें आपको जो चार्ज कैरियर बना वो पॉजिटिव था या निगेटिव चार्ज कैरियर बना? पॉजिटिव चार्ज कैरियर बना। पॉजिटिव टाइप डोपिंग बोलेंगे इसको, पॉजिटिव टाइप डोपिंग, क्योंकि इसके आउटपुट डोपिंग हमें पॉजिटिव मिला। ये जो स्ट्रक्चर बना वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है या देना चाहता है? जाहिर सी बात है
इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, हमने पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, उसको बोलेंगे एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी यानी आपने एक ऐसा चीज ऐड किया है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसी पॉजिटिव टाइप डोपिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं इस तरीके से पी टाइप डोपिंग। ध्यान देंगे मैंने पी को छोटा लिखा है पी टाइप डोपिंग रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, निगेटिव आयन के ऊपर में एक होल बना देंगे, इसको ध्यान में बैठा लेंगे, यही स्ट्रक्चर रहेगा इसका। किसी को डाउट है तो डाउट अभी पूछ सकते हैं इस टॉपिक पे, नहीं तो हम नेक्स्ट आगे में बढ़ जाएंगे अभी यहाँ पे भी। दिस इज अ पॉजिटिव टाइप डोपिंग, दिस इज एक्सेप्टर टाइप इम्प्यूरिटी, दिस इज अ पी टाइप डोपिंग। इसमें फ्री चार्ज कैरियर पॉजिटिव बनता है, इसमें आयन निगेटिव बनता है, अल्युमिनियम ऐड करने से बनता है, ट्राईवैलेंट डोपिंग कहलाता है। ये कहानी खत्म करते हैं, नेक्स्ट कहानी पर चलते हैं जिसमें हम फास्फोरस ऐड करें। बस लास्ट की टर्म है, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये लास्ट की स्लाइड है, देखिए इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है। तो जब फास्फोरस की डोपिंग करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। इसकी भी बॉन्ड बना देते हैं फटाफट। ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि सारे बॉन्ड बनाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें खाली रह गया हुआ है। ये हो गया हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव चार्ज कैरियर। इसमें डोपिंग पेंटावैलेंट हुई है क्योंकि फास्फोरस इज पेंटावैलेंट, इसको बोलेंगे पेंटावैलेंट डोपिंग। इसमें भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी अल्युमिनियम वाले डोपिंग के अपेक्षा, यानी कि पेंटावैलेंट की डोपिंग की कंडक्टिविटी के मुकाबले ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी की कंडक्टिविटी कम रहेगी। इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा, पॉजिटिव आयन बच जाएगा, और बाहर में हो जाएगा एक लाल रंग का यानी कि निगेटिव का इलेक्ट्रॉन निगेटिव। समाई फ्री चार्ज कैरियर इज निगेटिव है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको हम बोलेंगे निगेटिव टाइप डोपिंग, और इसलिए बोलेंगे इसको एन टाइप डोपिंग, एन टाइप डोपिंग। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देना चाहेगा, जिसको बोलेंगे डोनर इंप्यूरिटी, डोनर इंप्यूरिटी। ध्यान रखेंगे फास्फोरस जो ग्रीन कलर का पी दिख रहा है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, हिलेगा तो क्या, वो फ्री चार्ज कैरियर ही हिलेगा, वही आगे पीछे डोलता रहेगा। फास्फोरस लेकिन अपनी जगह से हिल गए तो मटेरियल का स्टेट चेंज हो जाएगा। यहां तक कि आपकी पूरी एक कहानी रही डोपिंग की, फ्री चार्ज कैरियर क्या रहा क्या रहा। यही जो इलेक्ट्रॉन है ना वही कंडक्शन का कारण बनेगा। निगेटिव चार्ज कैरियर हेल्प्स इन कंडक्शन, हेल्प्स इन कंडक्शन, यही कंडक्शन का कारण बनेगा। इसको बोलेंगे डोनर इंप्यूरिटी, पेंटावैलेंट डोपिंग, निगेटिव टाइप डोपिंग या एन टाइप डोपिंग इसको हम बोल रहे हैं। ये फिफ्थ ग्रुप की डोपिंग बोलेंगे क्योंकि ये पांचवें ग्रुप का हुआ था, पेंटावैलेंट है कि फिफ्थ ग्रुप, तो बोलेंगे इसको फिफ्थ ग्रुप डोपिंग, ये भी बोला जा सकता होगा। और अल्युमिनियम को बोलेंगे थर्ड ग्रुप डोपिंग। कहाँ जाएगी, तो थर्ड ग्रुप डोपिंग, थर्ड ग्रुप डोपिंग, क्योंकि ऊपर में फ्री लिखा हुआ था, मैंने पहले आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाया। तो अगर कहानी में हम आगे देखें कि हमारी कंडक्टिविटी कैसे होती है, अभी हमने देखा कि कंडक्टिविटी का जो कारण होगा, जो करंट फॉर्म होगी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही नहीं होगी, वो होल्स के कारण भी कंडक्टिविटी होगी। अगर मैं पी टाइप मटेरियल लेता हूं, सॉरी पी टाइप मटेरियल यानी कि पी टाइप डोपिंग किया हुआ मटेरियल लेता हूं, तो उसको रिप्रेजेंट मैं करूंगा, एक निगेटिव आयन होगा और उसके ऊपर होल बैठा हुआ होगा। अगर मैं एन टाइप मटेरियल लेता हूं तो उसके अंदर में पॉजिटिव आयन होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर बैठा हुआ होगा। ध्यान रखेंगे इसको आयन किसको बोल रहे हैं, दिस इज आयन एंड दिस इज फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर। तो पी टाइप डोपिंग में जो फ्री चार्ज कैरियर आपको मिलता है, तो फ्री चार्ज कैरियर आपका होल्स होता है। पी टाइप में यहाँ पर लिख दें फ्री चार्ज कैरियर एंड आयन क्या बनता है, तो
पी टाइप की डोपिंग में फ्री चार्ज कैरियर इज होल, एन टाइप में इज इलेक्ट्रॉन। होल का चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का होगा नेगेटिव। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? गोले से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन से। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आयन क्या बनेगा? पी टाइप में निगेटिव आयन बनता है और एन टाइप में पॉजिटिव आयन बनेगा। ध्यान रखेंगे हमारा फोकस, यानी कि हमने पी टाइप एन टाइप क्यों बोला, तो इसके कारण से बोला। इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये एन टाइप है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसको होल्स हैं इसीलिए इसको बोल रहे हैं पी टाइप की डोपिंग। तो ये अपने बुद्धि में, दिमाग में आप बैठा के रखेंगे। ज्यादा आपको डिटेल में इसके एनालिसिस करनी होगी, आपको ज्यादा और डिटेल में पढ़ने हैं, तो आप बॉल्स्टेड नाम की एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। उस बुक का डिटेल जो नाम है रॉबर्ट पी बॉल्स्टेड एंड नैन हेल्स्की। आपकी स्क्रीन पे अभी वो शो कर दिया जाता है, आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिए। रॉबर्ट बॉल्स्टेड, रॉबर्ट एल बॉल्स्टेड की बुक आती है, और लुइस नैन हेल्स्की, लुइस नैन हेल्स्की। इस बुक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट थ्योरी। बुक पब्लिकेशन जो है वो मेरे ख्याल से पियर्सन है। हाँ, पियर्सन ही है, पियर्सन है। इस बुक की जो लिंक होगी मैं क्लास में किसी एक बच्चे को फॉरवर्ड कर दूंगा, आप तक बुक की लिंक भी पहुंच जाएगी, आप चाहें तो उसको भी देख सकते होंगे। आपकी लाइब्रेरी में भी बुक अवेलेबल है, एक बार पढ़िएगा, बेसिक ही है। और भी कई सारी किताबें हैं, बट अभी बेसिक की ही बात कर रहे, आप और डिटेल में नहीं जा रहे। नहीं तो अभी मिलमैन हेल्कियास की एक बुक आती है, और आपको वो हाथ में लगे तो भी बहुत अच्छी बुक है, उसकी भी लिंक आपको फॉरवर्ड करने की कोशिश करूंगा। सॉरी, मिलमैन हेल्कियास, ये भी एक अच्छी बुक है। दो बुक्स आपके लिए हैं जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन कवर किया जाता है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है। आपको दोनों बुक नहीं पढ़नी है तो भी कहानी चलेगी, कोई आपको कंपलसरी नहीं कि दोनों बुक कंप्लीट ही करनी है। मैंने जितना बेसिक आपको बता दिया, हम आगे से बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो हम इसके कॉम्बिनेशन से डायोड बनाएंगे और डायोड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। डायोड डिस्कस करने के बाद एक छोटा सा बीजेटी के टॉपिक को हम टच करेंगे। यहाँ तक के जो भी टॉपिक्स हैं, बेसिक डायोड और बेसिक बीजेटी, आपको आर.एल. बॉल्स्टेड और लुइस नैन हेल्स्की की बुक में मिल जाएगा। इजी लैंग्वेज है, वो काफी अच्छी किताब है, आपको आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसको कंप्लीट कर लीजिएगा एक बार ध्यान से, या फिर जो कि एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको भेजी गई है और ड्राइव में अपलोडेड है, उसको एक बार आप पढ़ लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं, कोई बंजा जो है रिसर्च करना चाहता है तो मिलमैन हेल्कियास भी पढ़ेगा तो फायदा नहीं। नाम लिख के रखिएगा, आपके फ्यूचर में काम आएगा। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं लेक्चर को यहीं पे ओवर करूंगा। कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। गुड, ओवर करेंगे लेक्चर को, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।